हाँ, लेक्चर हो गया हमारा अच्छा ठीक। फेडरलिज्म में हम फेडरल पहले सबसे पहले तो हमने फेडरलिज्म जाना था कि फेडरलिज्म श्रीलंका और बेल्जियम का हमने पढ़ लिया। फिर हमने उसके फीचर्स भी जान लिए। फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि यार जो तुम्हारा मतलब एक तरीके से जो फेडरलिज्म है वो कैसे बन रहा है। जैसे कुछ स्टेट आपस में मिलकर आके एक यूनाइट और एक बना रहा है, वो भी फेडरेशन है। और एक फेडरेशन का मतलब हमने ये भी देखा था, जब एक बड़ी सी कंट्री अपने आप को डिवाइड कर ले रही, जब बड़ी सी कंट्री अपने आप को डिवाइड कर ले रही, क्यों? ताकि उसका काम अच्छे से हो पाए, तो वो भी एक फेडरेशन था। फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं, नेपाल का हमने एक छोटा सा सीन देखा था। अब हम जो भी फेडरल के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इंडिया को लेकर पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर्स बना। फिर हम 1947 से लेकर हम लोग सारी चीजें देखने के लिए कवर करेंगे सारी चीजें। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, ये हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। उसके लेकर रिलेटेड जो भी लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आई हैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप लेकर आया है, कोalition जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है ना, इन सब के बारे में हम लोग देख लेंगे। लिंग्विस्टिक पॉलिसी क्या है कि है ना, हम लोग लिंग्विस्टिक पॉलिसी के साथ साथ जो हमारा मतलब क्या कहते हैं कि अ, जो फेडरेशन है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ पाए, नहीं ये सारी चीजें। फिर हम ये देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज, तो इन सब का कैसे मतलब क्या कहते हैं स्टार्टिंग हुई, ये सब हुई। तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समहाउ फिर इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ब्राजील का भी केस पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट लेड टू द फेडरलिज्म इन इंडिया, है ना। तो मतलब ऐसा क्या हुआ था जो हमारे इंडिया में फेडरलिज्म लेकर आया, है ना। ये सारी चीजें। तो हमारे इंडिया में तो हमको पता चल गया कि फेडरलिज्म कैसे है। ये एक बड़ी सी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक बड़ा सा मतलब एरिया है, और उसने अपने आप को अपने वर्क को डिवाइड करने के लिए, अपने आप के काम को आसान करने के लिए उसने क्या कर दिया, मतलब क्या कहते हैं अपने आप को बांट लिया। हाँ, जो पहले कभी इंडिया इतना बड़ा होता था तो अपने आप को अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसने क्या किया, जितना अभी तक हमको मालूम है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया स्टेट्स के सेंस में। किसी को यूपी बना दिया, किसी को राजस्थान बना दिया, किसी को गुजरात बना दिया, किसी को एमपी बना दिया, किसी को छत्तीसगढ़, किसी को झारखंड, किसी को बिहार। इस तरह से हमने एरिया डिवाइड कर दिया, क्यों? ताकि हमारा जितना भी बर्डन है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बर्डन तुम्हारा समहाउ बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा कि फिर जो हमारा जो फेडरलिज्म है स्ट्रक्चर, वो भी स्ट्रांग दिखेगा, और इसके साथ साथ वो भी मतलब क्या कहते हैं कि हमारा वर्कलोड कम हो जाएगा। ये चीज हो गया। लेकिन फिर हमने इसमें ये जाना कि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो पावर जो सबसे पास है ज्यादा, वो किसके पास रहेगी, सेंटर के पास रहेगी। तो इस तरीके का जो भी फेडरेशन होता है जिसमें बड़े बड़ा इंसान छोटे में जाता है, मतलब क्या कहते हैं मतलब बड़ी सा एरिया अपने आप को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लेता है, तो जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो आपके सेंटर के पास होती है, रादर देन आपके पास स्टेट के पास होती है। तो ये चीज था हमारा, मतलब एक छोटा सा बैकअप था। आज हम लोग मतलब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलो आ जाओ, इसको पढ़ो। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. वो बोल रहा है ना कि इससे पहले हमने देखा ही है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे एकदम छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वहाँ की जो डाइवर्सिटी अलग अलग है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा डाइवर्सिटी के सेंस में बेल्जियम में तुम्हारा फ्रेंच हो गया, डच हो गया, जर्मन हो गया, है ना। श्रीलंका में तुम्हारे मतलब सिन्हालाज हो गए, तुम्हारे श्रीलंकन तमिल हो गए, इंडियन तमिल हो गए। तो वो उनको मैनेज करने के लिए उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग सेंस में तुम्हारा बेल्जियम सबसे टॉप में किया, श्रीलंका थोड़ा सा खराब किया। तो ये तो मान लो कि तो छोटे छोटे कंट्री है ना। व्हाट अबाउट वास्ट कंट्री, बड़े बड़े कंट्री, उसका क्या होगा? जैसे इंडिया हो गया, यहाँ तो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस है, बहुत ज्यादा रिलीजन्स है, रीजन्स भी हैं। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, तुम्हारा न जाने कहाँ कहाँ है, अलग अलग पहाड़ अलग अलग जगह दिखा रहा है, कहीं बर्फ गिर रही, कहीं कुछ है ना। तो इतने जैसे बड़े वास्ट कंट्री में फिर मतलब पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट कैसे हुआ, ऐसा पावर शेयरिंग कैसे हुई ना, कि ताकि हम लोग सब मिल बांट के रह सके। तो हमने छोटे कंट्री जैसे बेल्जियम और श्रीलंका तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग बड़े बड़े कंट्री का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ो। What about a vast country like India with so many languages, religions, and regions? What are the power sharing arrangement in our country? इसका मीनिंग क्या है? भैया यही है कि जैसे जैसे बेल्जियम और श्रीलंका तो छोटे छोटे कंट्री तो बहुत,
और जो बड़े कंट्री जैसे इंडिया, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज और कितने रीजन है, कहीं पे बर्फ गिर रही, वहीं सेम टाइम में कहीं पे मतलब वो क्या नाम है, डेजर्ट है, इतने बड़े एरिया में कैसे पावर शेयर होगा। कैसे पावर शेयर होगा। तो लॉ उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो शुरुआत होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत होती है। हमने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना। और हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो काफी बहुत ही मतलब दर्द भरे उसमें, क्योंकि जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो रहा था, जब इंडिया को आजाद किया जाता था 1947 में, तो पाकिस्तान को अलग किया जाता था, इंडिया को अलग किया जाता था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, काफी मतलब खून खराबा हुआ। और फिर जब ये लोग भारत से जब अंग्रेज छोड़ कर गए, तब उन्होंने बोला कि आपके जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, हम जा रहे हैं। मतलब इस तरीके से था कि जब अंग्रेज यहाँ से गए, तो उन्होंने जहां जहां राज कर रहे थे, जहां जहां जिन जिन राजाओं के ऊपर राज कर रहे थे, उन्होंने उनसे बोल दिया कि आपके पास चॉइस है, अगर आपको इंडिया को ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप अपना एक अलग देश बना सकते हैं। तो जिसकी वजह से फिर मतलब क्या कहते हैं, गुजरात के राजा हो गए, है ना, हैदराबाद के राजा हो गए। इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, नॉर्थ में जो तुम्हारे कश्मीर के राजा हो गए, ये सब अपना एक राज्य बनाना चाह रहे थे, अपना एक खुद का एक दो देश बनाना चाह रहे थे। तो इससे क्या हुआ, और भी मतलब क्या क्या कहते हैं, काफी मतलब घमासान उस टाइप से हो गया था। लेकिन बाद में इन मतलब सारे राजाओं को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई। और जो उसका सबसे बड़ा मेन जो उसका मेन लीडर था वो तो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जिन्होंने करके दिखाया वो थे तुम्हारे क्या कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो ये सारी चीजें तब जाके जब सारे मतलब क्या कहते हैं कि जब सारे प्रिंसली स्टेट को एक साथ ले आया गया, तब जाके फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बताया कि जो हमारा भारत है वो सभी छोटे छोटे देश से बना हुआ है। क्यों, है ना, क्योंकि वो कैसे बना, पूरे देश से बना हुआ है, छोटे छोटे मतलब स्टेट से बना हुआ है ना। तो हमारे इंडिया में फेडरेशन जैसा वर्ड नहीं इस्तेमाल है। हमारे इंडिया में कहीं भी फेडरेशन जैसे इस्तेमाल नहीं है वर्ड। लेकिन हमारे इंडिया को एज अ यूनियन बताया गया, मतलब कि वो एक यूनियन है। और वो जो यूनियन बना है वो बना है तुम्हारा स्टेट्स की दम पे, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स ने मिलकर अपना एक यूनियन बनाया है। इस चीज के सेंस पे बन रखा है, ठीक है। तो आओ चलो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। आओ चलो इसको पढ़ो। Let us begin with the Constitution. Constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. ब्लडी पार्टीशन इसी वजह से बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं, पाकिस्तान के साथ जब काफी खून खराब हुआ था, हमारे यहाँ से ट्रेन जाती थी, वहां से मरे हुए लोग आते थे। ये सब था, है ना। आगे बढ़ो। Soon after independence, several princely states became a part of the country. अब देखो ये जो मान लो कि ये जो पहले आज के टाइम में तुम इस तरह से स्टेट वगैरह देख रहे हो ना, पहले ये स्टेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रिंसली स्टेट पे होता था, इसको हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। कुछ मतलब छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो रखा था। नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस होता था, ठीक है। ये तुम्हारा बंगाल प्रोविंस होता था, है ना। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, महाराष्ट्र प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, सॉरी ना, ये बॉम्बे प्रोविंस होता था, ये मद्रास प्रोविंस होता था। तो इस तरीके से प्रोविंस डिवाइड हो रखे थे, है ना, इसके। तो जो जो प्रोविंस थे वहां वहां तो मान लो सरकारें चलती थी, है ना। लेकिन जहां जहां मतलब इनके प्रोविंस नहीं थे, वहां वहां क्या थे, वहां की प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो जब ये वहां से गए, तो उन्होंने बोला कि देखिए हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, अब आप पे निर्भर करता है कि आप भारत में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ ना, मतलब प्रिंसली स्टेट मतलब क्या, कैसे क्या। तो देखो अभी तुमको एक मैप दिखाते हैं, ये देखो, है ना, ध्यान से देखो इसको। 1947 में ये सारे वो चीजें हैं, है ना। ये तुम्हारा भारत है, पहले ऐसे दिखता था। अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो भारत ऐसे दिखता था। ये पाकिस्तान का जो एरिया है, इसको बोला जा रहा है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। NWFP का मतलब यही है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये देखो, पहले हमारा इंडिया कितना था, वो ईरान तक जा रहा है, इतना बड़ा जा रहा है। तो इस एरिया को हमारे ये पहले इंडिया का पार्ट था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तब इस भारत वाले पार्ट को मतलब क्या किया गया, पाकिस्तान को दिया गया। क्यों, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था। तो लेकिन जिसकी वजह से बहुत लड़ाई दंगे हुए, ये सारी चीजें हुई, है ना। और इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि यार ये मतलब क्या कहते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड स्टेट्स भी हो रखे हैं, है ना। अगर मतलब मैं मान लूं कि अगर मैं प्रिंसली स्टेट की बात करूंगा, तो कश्मीर हो गया, कश्मीर तुम्हारा एक प्रिंसली स्टेट था, है ना। ये तुम्हारा हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था तुम्हारा।
है ना। ये हो गया तुम्हारा। आसाम भी मतलब थोड़ा सा प्रिंसली स्टेट था। नेपाल भी इधर साइड तुम्हारा प्रिंसली स्टेट। नेपाल के नीचे वाला भी प्रिंसली स्टेट था। गुजरात में भी था। तो जब भारत गया तो उन्होंने बोला इनसे, मैं नाम नंबर नहीं याद कर पा रहा कितने प्रिंसली स्टेट थे। आई थिंक 152 या 156 ऐसे थे, मुझे याद नहीं। अभी इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने बोला कि आप भारत के साथ आ सकते हो, या तो फिर आप भारत से अलग रहकर भी अपना एक अलग देश बना सकते हो। लेकिन हमारे इंडिया ने क्या किया, उनको मर्ज करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर हमारे देश में 152 टुकड़े ऐसे हो जाए जो अपने आप को खुद को अपना एक अलग देश मानेंगे, तो फिर हमारे भारत की सॉवरेनिटी बहुत खराब हो जाएगी। मतलब भारत का स्ट्रक्चर उसका खराब हो जाएगा जिस नाम से पहले जाना जाया करता था। ये चीजें हैं। तो उसके लिए काफी मेहनत की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसके नेतृत्व में? तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू के उस पे। तो द यूनियन कमेटी जब बनी थी भारत आजाद होने के बाद, तो द यूनियन कमेटी के जो तुम्हारे हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, तो जो स्टेट कमेटी के जो हेड थे वो तुम्हारे क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उन्होंने उसको मिलाने की कोशिश की थी, तभी बोलते हैं द यूनिटी ऑफ इंडिया। द यूनिटी ऑफ इंडिया में तुम्हारा जो स्टैचू है वो तुम्हारा यूनिटी ऑफ इंडिया में किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। गुजरात में ये है कि उन्होंने भारत को बनाया था, ये चीज है। तो अब आगे बढ़ो। The Constitution, the Constitution declared India as a यूनियन union ऑफ state. स्टेट, समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को बोला गया कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब, यूनियन मतलब क्या होता है? जब चार पांच लोग मिलकर एक साथ आते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है वो कैसा है? वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब स्टेट्स मिलकर, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा वो बना रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं, मतलब है ना, एक इस तरीके से। तो इंडिया में कहीं भी फेडरेशन जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन फेडरल फीचर जरूर है ना, कि मतलब जैसे उन लोग को भी लॉ बनाने देना, स्टेट्स को भी लॉ बनाने देना, इन सबको भी बनाने देना। तो भले चाहे वर्ड तुम्हारा फेडरलिज्म नहीं, इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी भारत को लेकर, लेकिन फिर भी जो फेडरल के जो स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर है, जैसे पावर डिवाइड होना, लॉ बनाने के लिए ताकत देना स्टेट को भी कि तुम इस सेक्शन पे तुम अपना लॉ बना सकते हो। तो वो तुम्हारे पावर तुम्हारे इंडिया में है ना। लेकिन तुम्हारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिख रखा है कि हाँ तुम्हारा इंडिया एज अ फेडरल स्टेट है। इट इज बेसिकली रिटन एज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इवन जब तुम आर्टिकल 1 पढ़ोगे, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें लिख रखा है इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। क्या लिख रखा है? इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। तो ये हमारा आर्टिकल 1 है, सबसे पहला वन है ना। शेड्यूल 1 का पहला पार्ट आर्टिकल 1 है। तो ये इसमें यही लिख रखा है कि इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ ए स्टेट, है ना। क्या एक यूनियन ऑफ ए स्टेट है, वहां कहीं भी तुम्हारा फेडरेशन जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, इंडिया के पावर शेयरिंग को पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि यार ये जो यूनियन तो ऐसे लिख रखा है, लेकिन बात ये है कि इंडिया एज अ फेडरेशन काम कर रहा है ना। इंडिया में क्या है, ऐसा फेडरेशन फीचर्स ही काम कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। ये वो है। तो नीचे वाली लाइन पढ़ो ऑल दो के बाद। ऑल दो, Let us, ऑल दो। uh, although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federation. है ना। ये चीज हो तो गया। अब देखो, अब ये पढ़ो, ये बगल में जो लड़का लड़का ऐसे चुप करा रहा है अपने आप अगर भैया लिखेंगे तो इंडिया को फेडरलिज्म नहीं लिखेंगे। को। फेडरल स्टेट नहीं बोला जाता, लेकिन इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर, बस ये है ना। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इंडिया एज अ फेडरल कंट्री नहीं है ना। ये चीज है। समझ में आ गया? हाँ। हाँ, ये चीज है। अब बगल वाला लड़का देखो, लड़का क्या बोल रहा है। Isn't that strange? Did our constitution makers not know about federalism, or did they wish to avoid talking about it? मतलब समझ रहे हो ना, ये स्टेज नहीं है कि मतलब हमारे जो हमारे हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, जिन्होंने हमारा भारत का संविधान बनाया, उनको फेडरलिज्म के बारे में पता नहीं था, या फिर वो इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे थे कि ताकि जितनी भी पावर है तुम्हारे सेंटर के पास रहे और स्टेट के पास उतनी ज्यादा ना जाए। इसी वजह से उन्होंने शायद यूनियन ऑफ स्टेट बनाया हो, है ना। क्योंकि अगर यूनियन ऑफ स्टेट नहीं बनाएंगे और फेडरल बनाएंगे तो उसमें तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हारे स्टेट के पास ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन समाव मतलब फेडरल स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में
इस तरीके से देने की कोशिश की गई, तभी हमने स्टेट लिस्ट वाला ये कंसेप्ट लेकर आए। हम लोग स्टार्टिंग से ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है ना। तो इसी स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तुम्हारा सेंट्रल लिस्ट, तभी इसकी वजह से हम लोग मतलब बोल देते हैं इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन हम लोग फेडरल वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्या चीज थी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेकर ने नहीं की, तो ये उस चीज को लेकर डिस्कशन है, लेकिन ये सारी बात की बातें ठीक है। तो आओ, चलो इसको पढ़ो। ये हमने तो 7 फीचर्स तो हमने पढ़ ही लिए, है ना। कैसे पावर डिवाइड हो रही, कैसे क्या चीज है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, है ना। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाइड हो रहे हैं, है ना। तो जो पहले की जो लाइन है उसमें यही बोल रहा है कि अगर हम पिछले 7 मतलब फीचर्स में जाए फेडरलिज्म में, जो हमने पढ़ रखे हैं, है ना। अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ 7 के 7 फीचर्स, तो तुम्हारे ये है कि जैसे पहला तुम्हारा कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट होगी, है ना। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। और दूसरी हमने क्या फीचर पढ़ा कि जो भी ज्यूरिडिक्शन है वो एक ही इंसान के लिए है, लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट के पास अलग अलग ज्यूरिडिक्शन पावर है, कि मतलब हाँ, कोई किस चीज पर कितना ही लॉ बना सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कौन लॉ लेकर आएगा, क्या टैक्स को लेकर तुम्हारा स्टेट लॉ लेकर आएगा या टैक्स को लेकर तुम्हारा वो लेकर आएगा। अब जैसे मानो मैंने बोला हाउस टैक्स, तो हाउस टैक्स कौन लेकर आएगा, क्या वो सेंटर लेकर आएगा कि वो तुम्हारा स्टेट लेकर आएगा। तो ये जो ज्यूरिडिक्शन ऑलरेडी जो डिसाइडेड करके रखी है ना कि किसके पास क्या होगा, तो ये भी तुम्हारे फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। इसके साथ साथ हमने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया है कि जो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो, जो हमने बोला कि हाँ ये लॉ तुम्हारा सेंटर लेकर आएगा, ये तुम्हारा स्टेट लेकर आएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हारा स्टेट वाला सेंटर की बात ना माने या सेंटर वाला स्टेट नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है कि हाँ आपके पास गारंटी है कि आप अपने इस तरीके से वर्क कर सकते हो। ये सारी चीजें है ना। तो अब ये देखो, ये है कि जैसे मान लो कि इसका जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बड़े आसानी से चेंज कर पाओगे। अगर आपको चेंज करना है तो आपको गवर्नमेंट का साथ लेना पड़ेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी साथ लेना पड़ेगा, हर एक उस चीज का साथ लेना पड़ेगा, है ना। पांचवे में क्या, पांचवे में ये है कि जो तुम्हारी कोर्ट्स है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब कोर्ट हो गया। तो ये क्या कि अगर कभी भी अगर मान लो कि अगर तुम्हारे दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, या स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो जाती है, या स्टेट के बीच में ही अगर मतलब कुछ वो हो जाता है, तो इन चीजों को जो सुलह कराना है, ये सब कराना है, वो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, जिसको हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। तो ये है। तो अब जैसे मान लो कि अगर स्टेट स्टेट या स्टेट सेंटर के बीच में कुछ हो रखा है, तो उसको एज अ अंपायर लीड करता है, ताकि कोई भी चीज प्रॉब्लम हो तो वो सारी चीजें वो रखे, है ना। तो अब मान लो कि अगर जैसे मान लो कि अगर हमने सेंटर को कुछ लॉ दे दिए टैक्स से रिलेटेड बनाने के, इन सब से बनाने के लिए, तो फायदा क्या होगा कि फिर स्टेट को तो मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाएगी। उसको हर बार हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा मतलब सेंटर के सामने कि भाई हमको थोड़े पैसे दे दो, हमको ये करना वो करना है। तो ये इन सारी चीजों का वो होगा, है ना। तो हमको समझ में आ जाएगा कि यार जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो एक तरीके से फेडरल सिस्टम है, वो उसके पास दो ऑब्जेक्टिव है। एक है कि मतलब सेफगार्ड करना, और एक है तुम्हारी देश को यूनाइट करने की कोशिश करना। सेफगार्ड कैसे करने की कोशिश करना, अब जैसे मान लो कि अगर कोई कंट्री अपने वर्क को डिवाइड करने के लिए मतलब क्या कहते हैं अपने एरिया को वो कर दिया, छोटा कर दिया, ये सब कर दिया, तो वो सेफ गार्ड कर रहा है कि कल को आके जाके आक्रमण ना हो, ये सारी चीजें ना हो। और उसके साथ साथ वो एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं उन सबको पावर शेयरिंग हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा श्रीलंका वाला केस चल रहा है कि सिन्हाला ज्यादा पावर एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन वो तमिल और उन लोग को मतलब क्या कहते हैं ऑटोनॉमस एक रीजन दिया ही नहीं जा रहा है। तो ये सब तुम्हारे क्या थे, फेडरल स्ट्रक्चर्स के मतलब तुम्हारे वो सब थे, मतलब क्या कहते हैं इनके जो पॉइंट्स थे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे इसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मैच करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जो नीले रंग का पूरा है, इसको पढ़ो। पढ़ो। Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provision of the India इन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। Constitution. तो इसका मतलब क्या हुआ। तो भैया वो क्या नाम है, ये हम ये बोल रहे कि पीछे जाके जो 7 फीचर जो आपने अभी बताए हम्म। फेडरलिज्म के हम्म। वो देखेंगे और उसको मतलब वो करेंगे अप्लाई द प्रोविजन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये मतलब सारे इंडियन जितने भी फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि अप्लाई सारे करेंगे। हाँ, प्रोविजन है कि नहीं, है ना। ठीक है, ये देखो ये सारी चीजें करेंगे। तो आओ चलो, सबसे पहली लाइन पढ़ो।
The Constitution originally provided for a two-tier system of government, a union government of what the union government lot of what what we call the we central call government. central government Hmm. or And central the government state गवर्नमेंट. and इसका state मतलब government कहाँ दिया? ये स्टेट अच्छा गवर्नमेंट है. नीचे हाँ स्टेट गवर्नमेंट, तो बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ. कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो टीयर सिस्टम में दो सिस्टम में डिवाइडेड है, एक यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन ये जो जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में तो लेकिन टू टीयर गवर्नमेंट है नहीं, हमारे इंडिया में तो थ्री टीयर गवर्नमेंट है. थ्री टीयर गवर्नमेंट कैसे है हमारे इंडिया में. सबसे टॉप में आएगा तुम्हारा लोकल सेंट्रल आएगा, फिर क्या आएगा तुम्हारा स्टेट आएगा, और फिर क्या आएगा तुम्हारा लोकल म्युनिसिपालिटीज और तुम्हारा पंचायत आएगा. तो इस हिसाब से देखोगे तो तुम्हारे इंडिया में थ्री टायर्स गवर्नमेंट है. लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ था, जब हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमारे पास केवल दो ही वो थे. एक क्या था तुम्हारा, एक था सेंट्रल और दूसरा क्या था, दूसरा था स्टेट। हमारा स्टेट था. तो सेंट्रल को हम लोग काफी बार मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी अंतर नहीं है. तो अब अगली लाइन पढ़ोगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा. पढ़ो. Later, लेटर later a third tier of federalism was added, एडेड एंड दैट वाज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, है ना. and in ये the देखो form of पढ़ो. panchayat and municipalities, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. तो ये देखो ये सारी चीज हो गया. अब अगला पढ़ो, अगली लाइन. as in any federation, एज इन these एनी different फेडरेशन. अब मतलब चीज चाहे जिस टाइप की फेडरेशन हो, चाहे मतलब छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक साथ पूरा देश बना रहे हो, या फिर एक बड़ा सा देश छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर अपने देश को चलाने की कोशिश कर रहे हो. अब उनकी एक अपनी अपनी अलग जुरिडिक्शन होती है. मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की एक अपनी जुरिडिक्शन होगी, एक अपनी अलग होल्डिंग कैपेसिटी पावर होगी कि वो उससे रिलेटेड लॉज लेकर आ सकते हैं, सेंटर वाले उस पर लेकर आ सकते हैं. तो इस तरीके से वो अपने आप को इंजॉय करते हैं ना, इस तरीके से वो इंजॉय करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बता रखा है कि तुम्हारे पास यूनियन गवर्नमेंट में कितनी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट में कितनी पावर होगी, और मतलब म्युनिसिपैलिटीज पंचायत में कितनी पावर होगी. इवन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो स्टेट और जो तुम्हारा गवर्नमेंट है, इन दोनों के आपस में कितनी पावर होगी. और उसको पावर को डिवाइड करने के लिए उनको तीन तरीके डाल रखा है. एक तुम्हारा डाल रखा है स्टेट लिस्ट, और एक तुम्हारा डाल रखा है कॉन्करेंट लिस्ट, और एक है तुम्हारा मेरे डाल रखा है तुम्हारा सेंटर लिस्ट. तो मुझे बताओ स्टेट लिस्ट में कौन लॉ लेकर आ सकता है, बताओ मुझे. स्टेट लिस्ट में जितने भी लॉ हैं उनको कौन लेकर आ सकता है, उन पर चर्चाएं कौन कर सकता है, उन पर बिल कौन लेकर आ सकता है. state government, स्टेट गवर्नमेंट. और सेंटर में central government, और union कॉन्करेंट में, government, कहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में. concurrent जिसमें वो यूनियन गवर्नमेंट ही। कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों. मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में एक ऐसे मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि जिनमें अगर लॉ लेकर आना है तो स्टेट भी लेकर आ सकता है और तुम्हारे सेंटर भी लेकर आ सकता है. लेकिन स्टेट लिस्ट में केवल वही लॉ मतलब उसमें केवल वही सब्जेक्ट लिख रखे हैं जिनमें इनको लॉ लाना होगा तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट ही लेकर आएगी. और स्टेट लिस्ट में भी ऐसे ही लॉ लिख रखे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगा. उसमें केवल और केवल तुम्हारे वही लेकर आ सकते हैं जो तुम्हारे स्टेट लिस्ट में है. समझ में आ गया, तो इसको पढ़ो तो समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा इसको पढ़ो. पढ़ो. अरे हाँ, माइक बनता पढ़ दिया था। कोई बात नहीं, The पढ़ो. constitu the Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. अच्छा देखो, लेजिस्लेटिव पावर मतलब समझते हो ना. जैसे जो तुम्हारे हाँ जो हमारे इंडिया की अगर लेजिस्लेटिव पावर की बात की जाती है, हमारे पूरे भारत की, मतलब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हमें मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ दिल्ली में बैठता है. वहाँ लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा. क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा. और वहाँ जो मेंबर बैठते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना. ये हाँ चीज है. लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं उत्तर प्रदेश में बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ बैठती है, तो हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार बैठती है लखनऊ में. कहाँ बैठती है, लखनऊ में बैठती है. तो वहाँ जो लेजिस्लेटिव होता है वो लेजिस्लेटिव तुम्हारा डिफाइंड होता है तुम्हारे दो उसमें. एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक तुम्हारा क्या होता है,
लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और उसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, विधान परिषद। और वहां जो हम लोग चुन के भेजते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एमएलए, ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हो गया। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ही लेजिस्लेटिव पावर को बता रखा है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद में काम क्या होता है? यही तो होता है ना, कानून को लेकर आना, ना, कानूनों को लेकर आना। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या लॉ लेकर आएगा, क्या लॉ लेकर नहीं आएगा, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइन हो रखा है। और वो किस फॉर्म में हो रखा है तुम्हारा? स्टेट लिस्ट के फॉर्म में हो रखा है कि स्टेट लिस्ट में जितने भी लॉज वगैरह हैं केवल उन्हीं में ही, मतलब लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली लेकर आ सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ है जो तुम्हारे भारत को यूनाइट करने की कोशिश करेगा, है ना, ये सारी चीजें करने की कोशिश करेगा, जो पूरे भारत को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, उन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी लॉ लेकर आएगा वो लोकसभा, राज्यसभा लेकर आएगा। तो वहां तुम्हारी देखो लेजिस्लेटर लेजिस्लेशन एक अलग हो गई है ना। तो ये चीज बताने की कोशिश कर रहा था वो। तो आओ, सबसे पहला देखते हैं हम लोग यूनियन लिस्ट, है ना। क्या देखते हैं? यूनियन लिस्ट। तो अच्छा, मेरे यूनियन को बस लिस्ट। फिर इतना, तो यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है? पहले इतना बताओ मुझे। यूनियन लिस्ट का मतलब कि मतलब जो पूरे कंट्री में जो चीजें चाहिए चलने चलने चलाने के लिए। अच्छा, यूनियन लिस्ट मैं अगर जैसे बोलता हूँ, यूनियन लिस्ट में जितनी भी, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे जो भी, मतलब क्या कहते हैं, सब्जेक्ट लिखे होंगे, है ना, जब हम बोलते हैं ना कि जो भी चीजें चाहिए चलाने के लिए, तो मतलब वही कि जो भी, मतलब क्या कहते हैं, जो भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको ना, कि सब्जेक्ट है। तो जितने भी सब्जेक्ट है इनसे रिलेटेड लॉस कौन लेकर आ सकता है? यूनियन गवर्नमेंट। ना, यूनियन गवर्नमेंट लेकर आ सकता है। तो आओ देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट किस किस चीजों पे लॉस लेकर आ सकता है। पढ़ो। Union list includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency। हाँ, बताओ इसका मीनिंग बताओ। मतलब जो यूनियन लिस्ट है उसको सब्जेक्ट ऑफ नेशन बोलते हैं, उसके लिए मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं चलने के लिए, जैसे कंट्री का डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, बैंक और कम्युनिकेशन और पैसे। समझ में आ गया? मतलब यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। जैसे मान लो कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। और ये सारे जो लॉ हैं या फिर जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, वो हमने यूनियन में क्यों डाल रखे हैं? इसी वजह से कि जो हमारा इंडिया है थ्रू आउट हमारा सेम हो सके। अब जैसे मान लो कि अगर करेंसी को लेकर अगर तुम्हारा स्टेट के पास भी लॉ होगा, तो तुम्हारे हिसाब से ऐसा नहीं हो पाएगा कि ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एक अलग करेंसी चल रही है और तुम्हारे महाराष्ट्र में अलग करेंसी चल रही है, तेलंगाना में अपनी अलग चल रही है। तो इससे क्या होगा कि मतलब हमारा इंडिया एकदम डिवाइडेड लगेगा, अलग अलग लगेगा। इससे बेटर क्या कि करेंसी के जस्ट रिलेटेड जो भी लॉ है वो हमने लॉ दे दिया यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। तो अब वो क्या होगा कि अगर वो कुछ भी लेकर आएगा तो पूरे भारत में लगेगा। तो इससे क्या होगा कि भारत एक यूनाइट लगेगा। तो इसी वजह से जितने भी तुम्हारे नेशनल इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भले चाहे डिफेंस हो या फॉरेन अफेयर हो या फिर बैंकिंग हो या फिर कम्युनिकेशन हो, इस तरीके से रिलेटेड जो भी लॉज आएंगे वो तुम्हारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आता है। अब मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इसको पढ़ो। अब मीनिंग बताओ। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters all throughout the country। थ्रू आउट द कंट्री, है ना। तो हम डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, हमने इनको स्टेट लिस्ट को क्यों नहीं दिया? बताओ। क्योंकि जो पॉलिसी थी पूरे इंडिया की, वो मतलब पूरे मतलब कंट्री से मतलब एक बार यूनियन लिस्ट समझा में दो। जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, तो ये जितने भी तुम्हारे लिस्ट हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट है तुम्हारे, हमने स्टेट लिस्ट में इनको क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो
अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग वो हो सकता था, क्या नाम प्रॉब्लम। तो इसी वजह से तुम्हारे पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म दिखे, यूनिफॉर्मिटी दिखे, मतलब एक जैसा दिखे। तो इसी वजह से एक जैसे दिखने वाले रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह हैं, तो वो सारे लॉज वगैरह को लेकर मतलब क्या कहते हैं, सारे वो तुम्हारे यूनियन लिस्ट में डाला गया। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया। अब चलो इसको पढ़ो। स्टेट लिस्ट, ओए ऊपर इधर पहले येलो ऊपर वाला वाला पढ़ो पढ़े। पर। हाँ हाँ। The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. क्या मतलब है इसका? यूनियन लिस्ट जो में जितने भी यूनियन सब्जेक्ट दे गवर्नमेंट है, रखे हैं, उसमें रिलेटेड जो भी लॉज लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा? यूनियन गवर्नमेंट लेकर आएगी। और वो अकेले खुद ला सकती है। उसके लिए उसको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, सॉरी वो स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो उत्तर प्रदेश से पूछेगा, हर जगह से पूछेगा कि क्या मैं इसमें रिलेटेड लॉ लेकर आ सकता हूँ। नहीं। जो भी लॉ तुम्हारे यूनियन लिस्ट में लिख रखे हैं वो तुम्हारे पास हक है यूनियन गवर्नमेंट का, कि बिना पूछे वो इससे तुम्हारे लॉज लेकर आ सकता है। ये चीज है। तो आप स्टेट लिस्ट में पढ़ो। state list contains the subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. है ना? तो देखो स्टेट लिस्ट में तुम्हारे वो सब्जेक्ट लिख रखे हैं जो तुम्हारे लोकल इंपॉर्टेंस रखती है ना? पूरे इंडियन, पूरे मतलब पूरे रीजन में इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि पूरे इंडिया को इंपॉर्टेंस रखती है। वो केवल लोकली डिवाइड होती है। इसी वजह से जैसे उसमें सब्जेक्ट हो गए, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, इस तरीके से होता है ना? अब जैसे मान लो कि हमने बोला उत्तर प्रदेश पुलिस बोलते, बिहार पुलिस बोलते, महाराष्ट्र पुलिस बोलते, है ना? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग है, महाराष्ट्र की पुलिस अलग है, इसकी पुलिस अलग है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ के कल्चर के हिसाब से पुलिस को बनाने की कोशिश की है, ताकि वहाँ की जो मतलब इम्पोर्टेंस है वहाँ की उस इम्पोर्टेंस को समझा सके। तो ये सारी चीजें। तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट है ना, जो लोकल इम्पोर्टेंस को बनाने के लिए जो लायक है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कॉमर्स हो, उसको हमेशा स्टेट गवर्नमेंट लेकर आएगी। कौन लेकर आएगी? स्टेट गवर्नमेंट आएगी। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह हैं, तो वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट लेकर लेकर आएगी। और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी जरूरत नहीं है कि वो लॉ रिलेटेड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट से पूछे कि मैं इसको लेकर आऊं या ना लेकर आऊं। ठीक है? तो ये चीज हो गई। आप इसको पढ़ो। The state government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. अलोन मतलब समझते हो ना? अकेले खुद, वो इसको जरूरत नहीं है कि वो बार बार पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट से, इन सबसे पूछे। ठीक है? तो अब आ जाओ कंकरेंट लिस्ट में। अच्छा, ये टॉपिक आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी ना, ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, आप पढ़ो, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ो। concurrent list includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government. सच एस? मतलब such as education, forest, trade union, marriage, adoption, and succession. टैक्सेशन। तो इसका मतलब क्या है कि देखो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट लिख रखे हैं जो एक तरीके से कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, है ना? सक्सेशन मतलब यही कि मतलब क्या कहते हैं, बाप बाप माँ के बाद जो भी जमीन जायदाद है वो किसके पास जाएगी, है ना? कौन अडॉप्ट करेगा? माँ अडॉप्ट करेगा या बाप अडॉप्ट करेगा? मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये हो गया। ट्रेड यूनियन जो बनेंगे उनसे रिलेटेड लॉ, फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉ, एजुकेशन से रिलेटेड लॉ। ये कुछ ऐसे मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्ट है जिनमें हक दोनों का है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है और यूनियन गवर्नमेंट का भी है ना? तो ये दोनों लोग लॉ लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक ऐसा स्टेट गवर्नमेंट लेकर आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट उस चीज को लेकर आ रहा है, और वो दोनों एक दूसरे को मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं ऐसा चलेगा, और तुम्हारा क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि यूनियन है, वो बोला ऐसा चलेगा। मान लो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई लॉ लेकर आया गया, अब स्टेट गवर्नमेंट बोला कि देख भाई ऐसा चलेगा हमारे यहाँ, तो ऐसा ही चलेगा। और तुम्हारा सेंटर ने बोला कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, पूरे देश में फॉरेस्ट से रिलेटेड ऐसा चलेगा। तो जो बात मानी जाएगी, तो तुम मुझे उसके बताओ किसकी बात मानी जाएगी, जहां तक स्टेट की मानी जाएगी, सेंटर की मानी जाएगी, बताओ? या स्टेट के, नहीं, ये सेंटर सेंट्रल। की। क्योंकि हमारे भारत में मजबूत कौन है? सेंट्रल मजबूत है। तो कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आएगा, कहीं भी कॉन्ट्रडिक्ट होंगे।
कि कौन लेकर आएगा लॉ, किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन लॉ लेकर आएगा, मतलब अगर मान लो दोनों लोगों ने लॉ लेकर आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा लॉ की तवज्जो और मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस को किसको दिया जाएगा, तुम्हारे यूनियन गवर्नमेंट को दिया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट जो लेकर आएगी उसको वो माना जाएगा ज्यादातर, ठीक है। तो अगली लाइन पढ़ो इसको। If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. प्रिवेल मतलब समझते हो ना, उसका मतलब उसका चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। तो इसका मीनिंग बताओ जो अभी तक तुमने पढ़ा नीले रंग में जो भी। कि जो अगर जो लॉ बना होगा, अगर वो किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मतलब मुठभेड़ होगी दोनों वो क्या नाम है, दोनों के बीच, तो जो लॉ है वो यूनियन गवर्नमेंट उसको रद्द कर देगी। वेरी गुड। अब देखो हमें मालूम है कि सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट्स का मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें लॉ लेकर आ सकता है। अब वो सब्जेक्ट तुम्हारे को क्लियरली डिफाइन होंगे, सेंटर में डिफाइन होंगे, कुछ तुम्हारे स्टेट्स में डिफाइन होंगे और कुछ तुम्हारे कंकरेंट में डिफाइन होंगे, है ना। इन सारे लिस्ट में डिफाइन होंगे, मतलब जब एक सारे सब्जेक्ट्स को मिला लेते तुमको लिस्ट बोल देते कि मतलब कुछ लिस्ट में ऐसे होंगी जिन पे रिलेटेड सेंटर लॉ लेकर आ सकता है, कुछ ऐसी होंगी कि जिनमें जो लॉ मतलब कि स्टेट लेकर आ सकता है, कुछ ऐसे होंगी जो सेंटर और स्टेट दोनों लेकर आ सकता है। लेकिन जिसका पल्ला इसमें सबसे भारी हो किसका है, तुम्हारा सेंटर का भारी है। अब जैसे मान लो कि काफी सारे ऐसी चीजें हैं, जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार इस चीज से रिलेटेड कौन लेकर आएगा। अब जैसे मान लो कि अगर मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछता हूँ, आज के जमाने में एआई आ गया ना, एआई इंपॉर्टेंस रखता है। अब मैं बोल दूं कि एआई से रिलेटेड कौन पावर लेकर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1951 में, 1941 में, 1950 में, तो उस समय तक तो हमारे भारत में तो एआई था नहीं। अगर एआई होता तब भले चाहे बोल देता कि हाँ तुम्हारा जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें एआई काम करेगा, है ना, उसमें एआई काम करेगा, इन सब में काम करेगा। या फिर मतलब स्टेट में बोल देता है स्टेट में एआई से रिलेटेड लॉ लेकर आएंगे, या कंकरेंट में डाल देता, इन सब में डाल देता। लेकिन एआई तो तब था नहीं। तब क्या करोगे, अब क्या करोगे जब मान लो कि आगे चलकर अगर कोई ऐसी दुविधा आ जाती है, तो इस तरीके की जो लिस्ट को फिर बोला जाता है उसको बोला जाता है रेसिडुअरी लिस्ट। क्या बोला जाता है, रेसिडुअरी पावर या फिर रेसिडुअरी लिस्ट। तो आगे चल के अगर कोई भी दिक्कत आती है और समझ में नहीं आ रहा है कि यार इससे रिलेटेड जो लॉज हैं या प्रोविजन है वो कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, तो जो रेसिडुअरी पावर है, जो या फिर रेसिडुअरी लिस्ट में जो चीजें आ रही हैं, तो वो जो भी लॉ लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा, वो तुम्हारा सेंटर लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, सेंट्रल। सेंट्रल लेकर आएगा। तो तुम मुझे बताओ इंडिया में इस हिसाब से किसके पास ज्यादा पावर है लॉ लेकर आने की, सेंटर के पास या स्टेट के पास, सेंट्रल के पास। है ना, सेंट्रल के पास। क्योंकि सेंट्रल अपने उसमें तो बना ही बना पा रहा है, कॉन्करेंट पे भी बना पा रहा है, क्लैशेस अगर हो रहे हैं तो भी वो जीत पा रहा है। और इवन अगर कोई रेसिडुअरी पावर लेकर आनी पड़ रही है, फिर रेसिडुअरी लिस्ट में अगर कोई चीज नई चीज आ रही है तो वो उसमें भी अपने आप को मतलब क्या कह रहे हैं लेकर आ रहा है। तो ये चीज हो गया। अब इसको पढ़ो, ऑटोमेटिक तुम समझ जाओगे, पढ़ो। What about subjects that do not fall in about any of the three lists, or subjects like computer software that came up after the constitution was made? है ना, क्या बोलना चाह रहा है बताओ, इन दो क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। जो सब्जेक्ट है और वो जो तीन लिस्ट दिए थे उसमें मतलब फॉल यानी निर्भर नहीं करता है, और हम्म, सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जो आए थे जो आए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद आए थे। उसके बाद आते तब तो उसमें उन लिस्ट में तो उसने डाल नहीं रखा है। तब क्या होगा, हम्म, तब मतलब कौन लॉ लेकर आएगा, तो मुझे तो कौन लेकर लॉ आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस तरीके की मतलब क्या कहते हैं जो मतलब क्या कहते हैं जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, या फिर जो इस तरीके की जो मतलब सब्जेक्ट्स है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं फिर, सब्जेक्ट को हम रेसिडुअरी लोग सब्जेक्ट्स बोलते बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेसिड्यू रेसिडुअरी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोल सब्जेक्ट। देते हैं। तो इसको पढ़ो, ऑटोमेटिक तुम इसको समझ जाओगे। हाँ वो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। according to our constitution, the union government has the power to legislate on these
रेजिड्यूरी सब्जेक्ट लेजिस्लेट मतलब यूनियन। समझते हो ना, कि मतलब लॉ लेकर हाँ, आना है ना, ये चीजें। लॉ लेकर। हाँ, तो मतलब देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनको मालूम था कि आगे आने वाले में समय में आगे आगे नई नई चीजें आएंगी। जब नई नई चीजें आएंगी तो आगे चल के लड़ाई ना हो सेंटर और स्टेट में कि इससे रिलेटेड लॉ कौन लेकर आएगा। तो आगे आने वाले जब टाइम में क्या क्या चीजें आएंगी उससे रिलेटेड कौन लेकर लॉ आएगा, तो उसको बोला गया रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्या बोल दिया गया? रेसिडुअरी सब्जेक्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आने वाली आगे जो चीजें आएंगी उनसे रिलेटेड जो भी लॉ लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा? यूनियन गवर्नमेंट लेकर आ जाएगा। कौन लेकर आ जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट लेकर आ जाएगा। तो ये चीज हो गया है ना। तो आओ अब आगे पढ़ो, इसको पढ़ो। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit. समझ गए ना? इसका मतलब क्या है कि जो मतलब जो एक ऐसा फेडरेशन जो कि तुम्हारा कैसे बन रहा है, कि जो तुम्हारा सारे स्टेट्स को मिला के बना होल्ड कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी पावर होती है वो तुम्हारी इक्वल नहीं होती है। कि हाँ मतलब इक्वल कॉन्स्टिट्यूंट्स यूनिट में डिवाइड कर दी गई। जैसे मानो हमारा इंडिया ही, मतलब सॉरी, हमारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक तरीके से मान लो कि तुम्हारा यूएस हो गया, फिर वो हो गया है ना। इस तरीके के फेडरेशन में क्या हो रहा है कि फेडरेशन में मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि या फिर इंडिया ही मान लो, है ना। जैसे मान लो कि इंडिया में फेडरेशन क्या है कि हर एक अलग अलग स्टेट्स डिवाइड हो रखे हैं। और जब इस तरीके से एक साथ मिलकर आते हैं, तब हमारा वो इंडिया बनता है। तब हमने जो पावर है उसको एक ही कॉन्स्टिट्यूंट्स को नहीं दे रखा है कि यहाँ केवल उत्तर प्रदेश को दे रखा है या फिर उसको दे रखा है। सारे स्टेट्स को इक्वल पावर दे रखी है, उसके साथ साथ हमने सेंटर को एक अपनी अलग पावर दे रखी है। तो ये है ना। तो अब इसको आगे बढ़ो और थोड़ा समझ में आ जाएगा तुमको। पढ़ो। Thus, all states in the Union in the Indian Union do not have identical power. अब क्या बोल मतलब रहा है कि अब कि जैसे इंडिया में जो फेडरेशन बना वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। क्यों? क्योंकि जब भारत से गए तो भारत से क्या बोला गया कि अब जो जो अपने इंडिया में आना चाहता है आ सकता है। तो हमने इंडिया में सबको ज्वाइन करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ताकि हम लोग पहले जो बटे हुए थे, अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे। तो इस हिसाब से किया। तो अब जब इस हिसाब से होगा तो फिर क्या होगा कि सारे स्टेट्स को इक्वल इक्वल पावर नहीं डाली गई, यही चीज हुआ। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, अगर जैसे मैं तुमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिखाने की कोशिश करूं तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई है, इन स्टेट्स को थोड़ी ज्यादा पावर दी गई है कि यहाँ ज्यादा मतलब क्या कहते हैं सेंटर भी ना चूट चपाड़ करेगा ना स्टेट करेगा। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है ना, जो ग्राम सभा है वो सब है, वो ज्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारे ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, एथनिक ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, ये सब रहते हैं ना। तो इन लोग को पहले तो मैच कराया नागालैंड ये सब, हाँ कहाँ वो जंगलों में ये सब भीषण उसमें रहते हैं। तो इन लोग का तो कोई कल्चर से रिलेटेड इनका एकदम कल्चर ही अलग है। तो इंडिया ने क्या किया कि कल्चर के अकॉर्डिंग ही लोगों को अपनी आजादी दी, ये सारी चीजें। तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें आइडेंटिकल पावर नहीं है ना। मतलब किसी स्टेट को थोड़ी सी ज्यादा पावर है, किसी स्टेट्स को थोड़ी सी कम पावर है। लेकिन अब जो पावर डिवाइड की गई है वो किसी सेंस में की गई है। ऐसा नहीं की गई है कि चलो ठीक है एक लॉ मतलब क्या कहते हैं कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज उठा लोगे। हाँ, नो डाउट तुम्हारे पास थोड़ी पावर ज्यादा है, वो केवल इस वजह से है। क्यों? क्योंकि तुम लोग मतलब जंगली मतलब जंगल में रहते हो, ये सब रहते हो। तो उसमें हम तुम्हारे ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे इस हिसाब से। तो कुछ स्टेट है जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और वो जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है वो तुम्हारे शेड्यूल 5 और तुम्हारे शेड्यूल 6 में ऑलरेडी लिख रखा है ना। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में। तो अगर मैं शेड्यूल 5 की बात करूंगा तो उसमें 4 स्टेट है। एक तुम्हारा एटीएमएम है, आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। और फिर आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के अलावा जितने बाकी अदर स्टेट हैं जिनमें रिजर्वेशन दिया गया है ग्राम सभा ग्राम पंचायत को लेकर, तो वो सारे तुम्हारे शेड्यूल 6 में लिख रखे हैं ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो जब तुम लोग क्लास 11th में होगे तब तुम्हें और इसके बारे में पता चलेगा कि हमारे इंडिया में सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है। किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है। तो वो उनके एथनिक ट्राइब्स, उनके एथनिक लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग किया गया। क्यों? कि ताकि हमारे इंडिया में जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से हमारे जो पावर शेयरिंग है वो श्रीलंका से बहुत डिफरेंट है ना। हमने हर एक डाइवर्सिटी को इज्जत देने की कोशिश की है। चलो पढ़ो। some states enjoy a special status such as Assam, Nagaland,
Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special power under certain provision of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical अब circumstances. देखो यही बता रहा है कि अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुमने काफी बार सुना होगा, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 नाम सुना है कि नहीं सुना, हाँ हाँ है ना? हाँ। तो ये आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 में क्या है, इसमें ताकत दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो किसी भी जगह की ताकत को बढ़ा सकता है। तो हमारे आर्टिकल 371 में यही बोला गया है कि जैसे कुछ स्टेट है, आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इनको थोड़ी सी आप ताकत ज्यादा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पास जो लोग हैं वो थोड़े से पेक्यूलियर है, मतलब वो पेक्यूलियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, एकदम अलग। तो वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से अलग है। क्यों अलग है? वहाँ की हिस्ट्री अलग है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर अलग है। अब जैसे मान लो दहेज इंडिया में कौन लेता है मुझे बताओ? लड़के वाले लेते हैं, लड़की वाले लेते हैं? लेना तो नहीं चाहिए, सबसे गलत लड़कियां बात ले होती है, लेते लेकिन हैं। कौन लेते हैं? लड़के वाले लेते हैं, है ना? लेकिन तुम नॉर्थ ईस्ट में रहोगे तो कौन लेते हैं? लड़कियां लेती हैं, वो सब लेते हैं। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, दहेज का तो कंसेप्ट बता दो क्योंकि ये गैर कानूनी है। अब मुझे बताओ, शादी जब होती है तो कौन किसके घर में जाता है? लड़की लड़के के घर में जाते हैं या लड़के लड़की के घर में जाते हैं? नहीं भैया, लड़की लड़के में घर में जाती है। हाँ, ये तुम्हारे इसमें चलता है। लेकिन जब तुम नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, तो नॉर्थ ईस्ट में उल्टा है। वहां तुम्हारे लड़के लड़की के घर में जाते हैं। समझ में आ गया? तो वहां जो तुम्हारा सोशल स्ट्रक्चर है वो एकदम अलग है। वहां जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस वो एकदम अलग है। तो मुझे बताओ, क्या हम वहाँ अलग पावर नहीं दे सकते? तो इसी वजह से कुछ स्टेट्स मतलब क्या कहते हैं, को अलग पावर दी गई है। तो हम जब कभी स्टेट्स को ज्यादा पावर देते हैं या फिर हम उनको अलग तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तब हम उन्हें आर्टिकल 371 के तहत करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुमको आर्टिकल 371 के अंडर तुम अपना एंजॉय कर सकते हो। तो ये देखो, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के मेन मेन स्टेट है, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे, तो वो तुम्हारे शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग तुम्हारे आर्टिकल 371 का पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं, ये चीजें। तो आर्टिकल 370 में तुम्हारा मध्य प्रदेश, तुम्हारा महाराष्ट्र के भी कुछ मतलब विदर्भा रीजन, ये सब है। तो उन सब के बारे में बताएंगे। अब जैसे मान लो कि विदर्भा रीजन तुम्हारा ज्यादा डिस्ट्रॉयड एरिया है, तुम्हारा ज्यादा मतलब वहाँ क्या कहते हैं कि पानी वगैरह की कमी है, तो वहाँ ज्यादा पावर देने के लिए उसको वहां रखा गया है। पहले तुम्हारा जेएनके हुआ करता था आर्टिकल 370 के अंडर, कि वहां अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। देखो आर्टिकल अगर 371 है, 370 है, तो आर्टिकल 370 के हिसाब से तो जो तुम्हारा स्टेट होगा उसका एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और तुम्हारा सेंटर के पास एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर सेंटर को अगर कोई भी बात मनवानी है उस स्टेट में, तो पहले उसको अपने स्टेट की लेजिस्लेशन से पास कराना होगा। अगर स्टेट की लेजिस्लेशन ने मना कर दिया तो फिर वो काम नहीं चलेगा। मतलब मान लो कि जेएनके में एक है ना, जेएनके में जो तुम्हारी बैठक बैठती है वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद, और एक तुम्हारी दिल्ली में बैठती है। और दिल्ली ने मान लो कि अगर कोई भी लॉ लेकर आए जो भारत को यूनाइट कर रहा है, मान लो कि अगर कोई भी चीज लेकर आए, डिफेंस से रिलेटेड आ गया या फिर कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ गया, तो वही लॉ तुम्हारे मतलब जेएनके में फॉलो हो, वही लॉ फॉलो हो, तो उसके लिए सबसे पहले मतलब क्या है, वहाँ की मतलब विधानसभा विधान परिषद से पास होना जरूरी है। अगर वहाँ की विधानसभा विधान परिषद ने पास नहीं किया तो फिर स्टेट का जो लॉ है वो खारिज मान लिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 370 की पावर है। तो इसी वजह से ये जैसे डेलिकेट एरिया पाकिस्तान के पास है, तो इसी वजह से हम लोगों ने 370 ये सारे आर्टिकल्स यहाँ हटाए। लेकिन जो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी ऐसा है, अभी भी ऐसा है। तो मान लो कि अगर कोई भी रिलेटेड लॉज वगैरह कुछ भी है ना, तो उनको सबसे पहले यहाँ की स्टेट की असेंबलीज से पास होना जरूरी है। अगर वहां से पास नहीं हुआ एक तरीके से, तो फिर वो लॉ नहीं माने जाते। इसी वजह से ये जो तुम्हारे स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, इनके पेक्यूलियर कल्चर की वजह से इनको थोड़ी सी ज्यादा पावर दी गई है, मोर एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि हाँ चलो ठीक है, इसमें और ज्यादा पावर दी गई है बाकी अदर स्टेट से। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अब और नीचे पढ़ो थोड़ा सा। These जी। these special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment in government अब services. मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो पावर दी जा रही है ना, स्पेशल पावर नॉर्थ स्टेट को दी जा रही है, ये सब क्यों दी जा रही है? कि ताकि वहां के जो इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस का मतलब होता है वहीं के लोग, है ना, या फिर जैसे मान लो कि मैं इंडिजीनियस ट्राइब बोल देता हूँ, तो मतलब वहीं के लोग, तो वहां का कल्चर एकदम अलग हो रखा है। तो कल को मान लो कि अगर वहां जॉब जो आती है
तो उस जॉब में सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन दिया जाएगा किसका दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश वाले का दिया जाएगा या फिर मतलब नागालैंड कोहिमा वाले इन सबका दिया जाएगा? भैया वो क्या नाम है, नागालैंड। हाँ, इन सब जगह के थे भाई, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के दे रहेगा। तो ये एक स्पेशल पावर है। अदरवाइज पता है, जब हम कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसके हिसाब से ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो कि ऑल इंडिया वैकेंसी आई है तो ऑल इंडिया वैकेंसी में कोई भी कहीं भी जा सकता है ना, कोई भी कहीं भी जाके जा सकता है। लेकिन मान लो कि अगर कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ मतलब लोकल प्रोविजन ज्यादा स्ट्रांग किए गए हैं, है ना, कि वहां को ज्यादा पावर दिया गया है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि वहां के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वहां के कल्चर के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं, वो ज्यादा मजबूत है। अच्छा मुझे बताओ, पहाड़ों में अगर लड़ाई होगी तो तुम ज्यादातर सैनिक कौन से रखोगे? उनको रखोगे जो साउथ से आए या फिर जो पहाड़ में पहले से रहते हैं? जो पहाड़ में पहले से जो रहते हैं। पहाड़ में रहते हैं। तो उसके रखने का फायदा क्यों है? ताकि हम लोग को ज्यादा मकसद ना करनी पड़े, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हम लोग पहाड़ों वालों को अगर हम उस तरीके की फौज में रखेंगे तो हम जल्दी से विजय पा लेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं वो पले बड़े हैं। एक वैसे वही चीज है कि अगर मान लो कि कहीं का कल्चर एकदम अलग है, कहीं मतलब एकदम पेक्यूलियर लोग रहते एकदम, है ना, वहाँ का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एकदम अलग है, तो कल को रिलेटेड अगर हम कुछ भी अगर वहाँ चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम वहाँ चेंज लाएंगे तो वहाँ के जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। क्यों? क्योंकि वो उस जगह को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसकी वजह से जो चीजें होंगी, बदलाव जो होंगे वहाँ थोड़ा ज्यादा तेज होंगे, जल्दी होंगे। अब ये बताओ, ये चीज मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ है गया। ना? अब जैसे मान लो कि अगर तुम्हें नॉर्थ ईस्ट स्टेट जाना है ना, और तुम सोचो कि लाओ मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, जगह खरीद लेता हूँ, वो सब खरीद, तो तुम नहीं खरीद पाओगे, है ना, इस तरीके से नहीं खरीद पाओगे। तुमको वहां के मतलब वहां के लेजिस्लेचर में जाके अपना मतलब वो देना पड़ेगा, सबमिशन देना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा, वहां की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके से होता है। लेकिन वहां के लोग उत्तर प्रदेश में आके जमीन खरीद सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी आगे बढ़ो। Indians who are not permanent residents of the state cannot buy land or house here. क्या हेयर Similarly, मतलब क्या special समझ में आ रहा है? कि जो वहां के परमानेंट similar मेंबर नहीं है ना, मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई मणिपुर का रहने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और वो चाहता है कि वो वहां जाके लैंड या घर खरीद ले, तो वो नहीं खरीद पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? क्योंकि वो वहां का रेसिडेंट नहीं है ना, इस तरीके से नहीं है, क्योंकि वहां की वो इंडिजीनियस ट्राइब से रिलेट नहीं करता है, वो सब चीजें नहीं कर देता, ये सारी चीजें। तो ये हो गया। लेकिन अगर तो वहां का बंदा भैया ये, उधर अगर कोई जैसे प्राइवेट जैसे कोई मॉल वॉल खोलना चाहे तो पहले गवर्नमेंट से वो लेना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। और लेकिन मान लो कि अगर उनको यहाँ आना है तो वो लोग बड़े आसानी से यहाँ जमीन वगैरह ये सब चीजें खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि वहाँ के लोगों को ज्यादा पावर दी जा रही है, वहाँ के स्टेट को ज्यादा पावर दी जा रही है ना? तो इसी वजह से दी जा रही है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा वहाँ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, वो थोड़े से ज्यादा अलग है ना, ये चीज है। तो इसको पढ़ो। Similarly, special provisions exist for some other states of India as well. हाँ, तो जब हम और आगे पढ़ेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि यार जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो स्पेशल प्रोविजन है, वो तुम्हारा गोवा, तुम्हारा महाराष्ट्र, तुम्हारा उड़ीसा, तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, तुम्हारा यहाँ तक कि लद्दाख, ये सबको देने की कोशिश की गई। केवल ऐसा ही नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं कि केवल और केवल तुम्हारा उसको दिया गया, कि मतलब वहाँ केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट को दिया गया, सबको दिया है। और वो सारे वो जो भी प्रोविजन है, जो भी मतलब एक्स्ट्रा पावर है, जो भी किसी स्टेट को दी गई है, तो तुम्हारे आर्टिकल 371 में बड़े अच्छे से लिख रखी है। तो ये चीज है। अब आगे पढ़ो। There are some units of the Indian Union which enjoy a very little power. है ना? तो इस हिसाब से क्या है कि कुछ ही मतलब छोटी छोटी यूनिट से जो केवल छोटी छोटी यूनिट पावर को एंजॉय कर पा रही, अदरवाइज सबके पास एक अपनी अलग अलग पावर है और सब अपनी अलग अलग पावर को एंजॉय कर पा रहे हैं, है ना? और ये जो एरिया है, जो मतलब काफी छोटी छोटी यूनिट है, मतलब छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो रखी है ना, तो वो क्या है कि एक तरीके से मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि नागालैंड में कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ जो ट्राइब वो बहुत ही अलग रहती है, तो अब वहाँ बहुत अलग रहती, तो उसके हिसाब से वहाँ ग्राम सभा है। लेकिन अगर मान लो कि वो इतनी ज्यादा छोटी है कि हम उसको मतलब क्या कहते हैं एक बड़ा सा एक मतलब क्या कहते हैं एक स्टेट नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम उसको दूसरे स्टेट के साथ हम अपने उसको उस स्टेट के साथ मर्ज कर देते हैं। क्यों? कि ताकि कोई परेशानी ना हो, ये सारी चीजें ना हो। अब जैसे पढ़ो, हम इन सब चीजों को पता है क्या बोल देते हैं? टेरिटरी बोल देते हैं, है ना? इन सबको क्या बोल देते हैं? टेरिटरीज बोल देते हैं।
अब जैसे मान लो तुमने यूनियन टेरिटरी पढ़ा है ना, यूनियन हाँ। टेरिटरीज, जैसे तुम्हारा चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना, इवन दिल्ली हो गया, ये सब हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी जगह है, और इन छोटी छोटी जगहों में ये इतनी इंपॉर्टेंस है कि मतलब यहाँ तुम्हारा सेंटर का लॉ चलता है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ, इंडिया का मैप दिखाऊं, देखो दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये, तो तुम्हारा ये दिल्ली, हरियाणा, और इसके बगल में कहीं छोटा सा चंडीगढ़ है। ये क्या है? चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ क्या है? बेसिकली बहुत ही पॉश एरिया, बहुत पॉश एरिया। यहाँ तुम्हारे फॉरेन के लोग आते हैं, फॉरेन के लोग अपनी कंपनी डालते हैं, ये सब डालते हैं। अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया ना, ये लक्षद्वीप तुम्हारा आइलैंड्स हो गया। लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे तुम्हारा मालदीव आइलैंड्स है। तो ये तुम्हारा इंडियन ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तुम्हारा कल्चर बहुत अजीब है। और यहाँ अगर मान लो कि अगर कल को अगर आक्रमण हो जाता है और अगर इनको कोई कब्जा लेता है, तो फिर क्या होगा कि इंडिया पे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब इस तरीके की कोई पिक्यूलियर जगह होती है, या फिर मतलब कोई इंपॉर्टेंस वाली जगह होती है, तो फिर वहां सेंटर का कोई काम नहीं होता। फिर वहां जो राज करता है वो कौन काम करता है? वो तुम्हारा सेंटर का रूल चलता है। तो इस तरीके की जो जगह होती है, उनको बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। क्या बोला जाता है? यूनियन टेरिटरी। कि जैसे तुम्हारी एक स्टेट की टेरिटरी है, जैसे गोवा की इतनी टेरिटरी है, तेलंगाना की इतनी टेरिटरी है, छत्तीसगढ़ की इतनी टेरिटरी है, ठीक वैसे ये कुछ टेरिटरी तुम्हारी कितनी है, किसकी है? तुम्हारी यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन। जैसे अब जैसे मान लो स्टेट की टेरिटरी में जो राज करता है उसको बोलते हैं सीएम। क्या बोलते हैं? सीएम बोलते हैं, है ना, सीएम। ये चीज है। तो जो तुम्हारा जैसे मान लो कि यूनियन टेरिटरी में जो राज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते हैं उसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो ये चीजें, तो और देखते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन, जैसे 8 तुम्हारे मतलब वो यूनियन टेरिटरी है। दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली भी इवन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या है? तुम्हारी ये यूनियन टेरिटरीज है। तो ना, तो इनमें जो पावर है वो तुम्हारा किसके पास पावर है? सेंटर के पास पावर है। तो मतलब यूनियन टेरिटरी में अगर कोई भी लॉ लेकर आना है, तो कौन लेकर आता है? हमेशा याद रख लेना, तुम्हारा सेंटर लेकर आता है। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। अब इसको पढ़ो। These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये इतने एरिया है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, इनको हम इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के साथ मर्ज कर देंगे। मतलब ये छोटे हैं, नो डाउट, इनका स्टेट भी नहीं बना सकते। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि मतलब हम किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं करेंगे। अब इस तरीके के एरिया कौन से है? वो तुम्हारा हो गया चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया। 8 है टोटल, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एक दिल्ली भी होगा, इवन दिल्ली जो तुम्हारा होता है वो इंडिया की कैपिटल ही है। तो जो इस तरीके के जो एरिया होंगे उनको हम बोलेंगे यूनियन टेरिटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनियन टेरिटरी बोलेंगे। और इस तरीके की यूनियन टेरिटरी में तुम्हारा स्टेट अपनी कोई भी धौंस नहीं दिखा सकता है। अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो अगर जैसे मैं तुमको चंडीगढ़ दिखाता हूँ, ठीक है, तो चंडीगढ़ तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारे हरियाणा से एकदम छोटे से बगल में है। कहाँ है तुम्हारा? ये है। तो हरियाणा उस पर अपनी धौंस नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो हरियाणा का पार्ट नहीं है। वो पार्ट किसका है? वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। और वहां जो लॉ लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा तुम्हारा? वो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी, मतलब एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट लेकर आएगी। तो चलो इसको पढ़ो पूरा, ये ग्रीन वाला जितना भी है। These these areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these areas. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ। हाँ, ये वो आ गया पूरा यूनियन है ना, आ गया टेरिटरी। ना। तो अब देखो, अब इसको पढ़ो। अभी तो टाइम है ना, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ये 2 पैराग्राफ है ना, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो This जाएंगे तब समझो फिर हमारे पास थोड़ा सा कमांड हो जाएगी, ये चीज हो जाएंगी। अब आओ इसको पढ़ो। this sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. है ना, तो जो पावर डिवाइड ये हो रखी है कि कुछ पावर यूनियन बनाएगा, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, किसी को पावर ज्यादा दी जाएगी, किसी को पावर कम दी जाएगी। तो एक स्ट्रक्चर बना देता है कि हाँ तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारी चीजें है ना। लेकिन अब जैसे मान लो कि ये जो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है ना, किसी को ज्यादा देना किसी को कम देना, ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है एक तरीके से, है ना। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम वहां के लोगों को चुनते हैं, बैठाते हैं,
किसी को एमएलए बनाते, किसी को एमपी बनाते, किसी को ग्राम सभा में ग्राम पंचायत का हेड बनाते, इस तरीके की चीजें बनाते हैं, लॉज लेकर आते हैं। पहले अगर जैसे मान लो कि अगर हम सेंट्रल में अगर कोई लॉ लेकर आ रहे हैं तो पहले लोकसभा में पास कराते, फिर राज्यसभा में पास कराते, फिर उसको फिर मतलब क्या कहते हैं प्रेसिडेंट उसको पास करता है। इस तरीके से होता है। अब लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर कोई एक ऐसा कॉन्करेंट में एक ऐसा लॉ डाला जा रहा है कि जो तुम्हारे किसी भी स्टेट को हैम्पर कर सकता है, मतलब स्टेट के बारे में भी कुछ जैसे कर सकता है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई कोई लॉ है ना, जो तुम्हारे कॉन्करेंट लिस्ट में, और वो कुछ ऐसा है कि जो तुम्हारे स्टेट को भी मतलब क्या कहते हैं स्टेट्स के भी ऊपर नीचे कर सकता है। इस अब जैसे मान लो कि टैक्स से रिलेटेड अगर कोई लॉ लेकर आ गया, बोला गया कि जो जीएसटी है वो पूरा का पूरा जीएसटी अब पूरा मतलब क्या कहते हैं, अब वो स्टेट जीएसटी जैसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो भी जीएसटी होगा वो तुम्हारा सेंट्रल का जीएसटी होगा। तो उससे क्या होगा कि स्टेट के पास तो कोई पैसा आएगा ही नहीं। जब स्टेट के पास पैसा नहीं आएगा तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं हो पाएगी। तो एक तरीके से स्टेट हर बार तुम्हारा क्या होगा कि सेंटर पे ही हाथ फैलाता रहेगा कि सेंटर पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अब मान लो कि अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार है और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि पंजाब में तुम्हारे उसकी कांग्रेस की सरकार है, तब आपकी सरकार है, इन सब की सरकार है, तो फिर क्या होगा कि वो उसको पैसा ही नहीं देगा। तो इस तरीके के केस में जब लॉ आता है तब क्या होता है। तो अगर मान लो कि अगर कोई एक ऐसा लॉ है जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो मतलब चीजें हैं वो सेंटर में थोड़ी खराब हो सकती है, तब इस सेंस में क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे स्टेट है उन स्टेट्स में मतलब क्या कहते हैं कम से कम आधे स्टेट तुम्हारा बात माननी चाहिए। तो अगर मान लो कि अगर जैसे मैंने बोल दिया कि कोई एक ऐसा लॉ आ रहा है जो मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब क्या कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले तो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर उसको प्रेसिडेंट पास करेगा। लेकिन लोकसभा राज्यसभा से जब पास होगा तो वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। कैसे पास होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से। मेजोरिटी दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में मॉनिटर चुनना है, तो अगर किसी मॉनिटर को चुनने के लिए अगर तुम्हारे मान लो कि क्लास में 100 बच्चे हैं, तो अगर किसी ने भी अगर 51 बच्चे चुन लिए है ना, क्या मतलब जैसे मान लो कि 51 बच्चे चुन लिए, या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में कैंडिडेट जो खड़े हुए 10 कैंडिडेट खड़े हुए, कितने कैंडिडेट खड़े हुए, और सबको लगा कि यार सबके तो 10 10 10 10 10 आ जाएंगे और सब जीत जाएंगे, लेकिन अगर मान लो कि अगर किसी के 11 आ गए तो भी वो जीत जाएगा। तो इस तरीके की मेजोरिटी को बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। लेकिन एक मेजोरिटी होती है, एक तुम्हारी स्पेशल मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी में ये होता है कि जो तुम्हारे जो मतलब क्या कहते हैं सपोर्ट होना चाहिए वो कम से कम तुम्हारा 2/3 मेंबर का तो होना ही होना चाहिए। तो इस तरीके के जो लॉ होते हैं जिसमें मतलब क्या कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, ये चीजें चेंज होने लगती है, तब तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा से जब भी बिल पास होगा तो वो तुम्हारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। आप मान लो कि अगर लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया तो भी इतना ही नहीं, इसके साथ साथ क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी स्टेट है 28 के 28 स्टेट है, इसमें कम से कम मतलब 14 से 14 स्टेट लोग को मंजूरी देनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप जो लॉ लेकर आ रहे हो वो सही लॉ है। वो क्या चीज है? वो चीजें सही है। तो वो सारी चीजें हो गई। अब इसको पढ़ो, ऑटोमेटिक तुम और आगे चीज समझ जाओगे। पढ़ो। It is not easy to make change to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. समझ रहे हो ना कि मतलब मान लो कि स्टेट लिस्ट में अगर कोई पावर है और वो बोले कि नहीं यार ये पावर मतलब सेंटर बनाएगा, तो नो डाउट सेंटर तो बनाएगा, लेकिन उससे पहले पहले उसको अपना लॉ लेकर आना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। कि जो पहले कभी मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि सबसे पहले है ना ये सारी चीजें, जब जैसे मान लो कि जो पहले के रिलेटेड एक लॉ था तुम्हारा टैक्स। टैक्स तुम्हारा पहले सबसे पहले तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट दिया करता था। बाद में क्या किया सेंटर ने, बोला कि यार टैक्स वाला सिस्टम जो तुम्हारा सेंटर स्टेट का है वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, किसी के पास कम आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग हैं, टैक्स ज्यादा रहे तो उत्तर प्रदेश के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन झारखंड जैसे इस जगह में तुम्हारा पैसा कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग कम है, ये सारी चीजें कम है, तो वहाँ का डेवलपमेंट कम हो पा रहा है। तो जिसके सेंस में क्या किया उन्होंने, क्या किया कि मतलब सेंटर ने क्या बोला कि ये जो स्टेट लिस्ट में जो टैक्स से रिलेटेड जो पावर है इसको हम लोग कंकरेंट में डालेंगे। तो अब मुझे बताओ क्या उत्तर प्रदेश वाले को ये चीज अच्छी लगेगी? नहीं। नहीं अच्छी लगेगी। तो तब क्या होगा, तब तुम्हारा जो सेंटर में जो बैठी सरकार है, दिल्ली में जो बैठी सरकार है, इसको लॉ लेकर आएगी, लोकसभा राज्यसभा से पास कराएगी स्पेशल मेजोरिटी से। और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं ये जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया में कम से कम 14 स्टेट से पास करवाएगी। अगर मान लो कि 14 स्टेट ने पास कर दिया कि हाँ जो आप लॉ लेकर आ रहे हो कि मतलब जो टैक्स है वो आपका सेंटर कलेक्ट करेगा और फिर वो सबको अपने हिस्से में डिवाइड करके देगा,
तो वो पास हो जाएगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। ये चीज है ना। तो इस तरीके से हम लोग पावर शेयरिंग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर शेयरिंग चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी और आपको रेटिफाइड करना पड़ेगा कम से कम आधे स्टेट से। रेटिफाइड मतलब होता है आपको करेक्ट करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। ये चीजें तो आगे पढ़ो। Uh, any change to it has to be first passed by both House of Parliament with at least two-third majority, और टू थर्ड then मेजोरिटी को it क्या बोला जाता है? स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता special है? majority, स्पेशल special मेजोरिटी। majority, and then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total. स्टेट्स है ना, टोटल स्टेट। तो मान लो अगर 28 स्टेट है तो तुमको 14 स्टेट की लेजिस्लेचर में, मतलब विधानसभा विधान परिषद में भी वो लॉ पास कराना होगा। और अगर मान लो कि कम से कम 14 स्टेट ने अगर पास कर दिया तो फिर वो जो पूरी तरीके से जो लॉ है फिर वो एक तरीके का सेंटर का लॉ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ो। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitution and प्रोविजन एंड provision प्रोसीजर है and ना। अब जैसे मान लो कि जो तरीका है कि कोई लॉ कैसे लेकर आया जा रहा है, लोकसभा राज्यसभा, है ना, स्टेट से रेटिफाइड कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि आधे से ज्यादा जगह तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो, अब जैसे मान लो कि बीजेपी की सरकार 14 स्टेट मतलब मतलब क्या कहते हैं हमारे हर स्टेट में लगभग लगभग है। तो कल को वो इसी तरीके की पावर लेकर आने लगे कि ज्यादातर पावर तुम्हारे वो सेंटर ही को दे दे। तो आगे जाके वो अगर ज्यादा पावर सेंटर को देगा तो इससे क्या हो जाएगा कि जो बाकी जगह भी जो नॉन बीजेपी की सरकार है वहां भी वो बीजेपी की सरकारें बना लेगा। तो एक तरीके से जो हम लोग डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेसी से फिर हम लोग क्या कहते हैं ऑटोक्रेसी में चले जाएंगे, ये सारी चीजों में चले जाएंगे। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि सबका सम्मान सबका विकास हो, तो इन सबको कौन चेक करेगा? है ना। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ रखा था ना कि जो तुम्हारे जो पावर, जो मतलब क्या कहते हैं पावर डिवाइड होता है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है ना, जो तुम्हारे वर्टिकल पावर शेयरिंग है। तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में हमने तीन चीजें देखी थी। एक क्या देखा था? तुम्हारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तुम्हारी जुडिशरी। तो जो जुडिशरी जो तुम्हारा चेक कर रही थी ना कि कोई भी लेजिस जो भी कोई भी लॉ लेकर आ रहा है एग्जीक्यूटिव, वो जो लेजिस्लेचर से पास करा रहा है वो सही है कि नहीं है, कि वो लॉ तुम्हारा ह्यूमन राइट्स को तो वो कुछ खराब नहीं कर रहा है, तुम्हारे ये क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को तो खराब थोड़ी ना कर रहा है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को खराब थोड़ी ना कर रहा है। तो इन सारी चीजों को कौन चेक कर रहा है? तो तुम्हारा वो जुडिशरी चेक करी। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। अब अगर मान लो कि अगर वो स्टेट टू स्टेट की बात करेगा तो हाई कोर्ट उसमें लेगा डिसीजन। अगर मान लो कि अगर पूरे भारत की बात हो रही होगी एक तरीके से, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। तो अगर जैसे मान लो कि कल को अगर कोई क्लैश केवल तुम्हारे महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लेकर आती है और वहां की जैसे मान लो कि यहाँ का एक लोग यहाँ रहते हैं, एक लोग यहाँ रहते हैं, एक लोग यहाँ रहते हैं, और महाराष्ट्र कोई एक ऐसा लॉ लेकर आ रहा है कि जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ के लोग तो एंजॉय कर पा रहे, लेकिन ये तुम्हारे दो और तीसरे वाले एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो अब ये जो दूसरे तीसरे वाले हैं तो ये कहाँ जाएंगे, किस कोर्ट के पास जाएंगे? हाई कोर्ट के पास जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, मुझे बताओ। हाई कोर्ट के पास जाएंगे। हाई कोर्ट के पास जाएंगे, वेरी गुड। अब लेकिन जैसे मान लो कि अगर कोई एक ऐसा लॉ है, जब अगर मान लो कि एक एमपी है और एक गुजरात है, गुजरात एक ड्राई स्टेट है, मतलब यहाँ दारू बैन है, लेकिन अगर मान लो कि वो क्या करता है कि जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा महाराष्ट्र है, सॉरी, अब ये जो महाराष्ट्र है वो कुछ इस तरीके के लॉ वगैरह लेकर आने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से मतलब जो क्लैश है वो इन दोनों के बीच बढ़ रहा है, गुजरात और इसके बीच में बढ़ रहा है। तब उस केस में ये जो दोनों पार्टी वो किसके पास जाएगी? वो तुम्हारी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। तो ये जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट के पास जाना और सुप्रीम कोर्ट बाद में इस चीज को सुलह कराना, उसी को हम लोग बोल देते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या बोल देते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोल देते हैं। तो ये चीज है। तो आगे पढ़ो, आगे और थोड़ा समझ में आएगा, पढ़ो। In case of any dispute about the division of powers, the High Courts and the Supreme Court makes a division. है ना, वेरी गुड। चलो अब आगे पढ़ो। The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of. अब समझ में आ रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है,
जो तुम्हारा मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट कर रही है वो सब क्यों कर पा रही है, जो हम लोग टैक्सेस, जो टैक्सेस के सेंस में कर पा रही है कि ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाल सके। तो मुझे बताओ, जो आज मैंने जो पढ़ा है, जो आज का जो टॉपिक था पूरा एक पन्ने का था, जो हमने 1 घंटा इसमें ऑलमोस्ट ले लिया, ठीक है, 2 पन्ने पढ़ाए कम से कम। तो मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि व्हाट मेक्स द इंडियन एज अ फेडरल, एज अ है ना, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि हो गया ना, जैसे व्हाट मेक इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, ठीक। तो जो भी अभी तुम्हें जितना तक अभी तुम्हें आता है वो सारी चीजें लिखना, ठीक है। व्हाट मेक अ इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, ठीक है। ये सारी चीजें हो गया फेडरल कंट्री। अब ये जो क्वेश्चन है, टिल यू नो, टिल यू नो, क्योंकि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब फेडरल के तब तुम ज्यादा लिख पाओगे, है ना, ये चीजें। तो ये मान लो कि तुम्हारा ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। एक्सप्लेन सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट विद एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब देखता हूँ क्या और कोई क्वेश्चन छोड़ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी टू प्ले इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर्टिकल 371 ought to be, ठीक है, ought to be और और डिस्क्राइब्ड इन सेंस ऑफ पावर शेयरिंग। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चनों में तुमको अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो। नहीं भैया नहीं। नहीं आ रहा है ना? तो व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। और ये जो नीचे वाला है ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें, इन सब की आंसर राइटिंग कर लेना। आज का टॉपिक थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। धीरे धीरे हम लोग और थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें आगे करेंगे। तो जो हमारा यूनिट 1 है तो वो चैप्टर हमारा समाप्त फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी। चलो उसको तुम्हारे ग्रुप में भेज देना, ठीक है। चलो।